नमस्कार, बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दिल्ली के इलेक्शन की चर्चा करनी थी आपसे, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा मोर्चा बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था INDIA इंडिया, वो यूं बिखरेगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था। और दिल्ली के चुनाव में बिखर जाएगा, जिसे ये सारी पार्टियां कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं मानती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह चुनाव इंडिया अलायंस का चुनाव नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तो केवल 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक के लिए था। तो क्या इस दिल्ली के चुनाव ने साबित कर दिया एक बार फिर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह मोर्चा जो बनाने की कोशिश की गई थी, शुरुआत से इसका अंत यही लिखा हुआ था जो आज दिखाई दिया है। लिख पहले दिया गया था, पढ़ा आज जा रहा है। और पढ़ भी बीजेपी नहीं रही है, वही लोग पढ़ रहे हैं जो कि इस गठबंधन का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे और बयान हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वही बात कह रही है जो वो शुरुआत से कह रही थी 2023 से, जब ये मोर्चा बना था, कि ये बेमेल लोगों का मोर्चा है। लोगों के हाथ मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे। ये लोग बैठकर एक साथ ठीक से बैठक नहीं कर सकते, लोकसभा चुनाव क्या लड़ेंगे। जो कागज पर रणनीति नहीं बना सकते, वो लोगों के बीच जाकर के चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे। और ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या इसी से फिर एक बार फिर यह बात भी रेखांकित होती है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा था, ना सिर्फ वो उससे उबर चुकी है बल्कि और मजबूत भी हो गई है। और वो झटका भी बस एक बारगी का था। एक बार जो हो गया सो हो गया, जिसको काठ की हांडी जैसा कुछ कहते हैं। और ये सब कुछ दिल्ली के इलेक्शन में यूं बेपर्दा हो रहा है जैसे सब लोग भरे बैठे हों, कहना चाह रहे हों, नहीं पहले मैं बताऊंगा इंडिया गठबंधन क्यों टूटा, मैं पहले बताऊंगा हमारा गठबंधन क्यों नहीं हो सकता दिल्ली के चुनाव में। और बोलने वाले कौन कौन? तृणमूल कांग्रेस हमारा साथ अरविंद केजरीवाल के साथ है। अच्छा, आप तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में लड़ ले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के साथ मंच साझा करेंगे, आप दिल्ली में लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि हमें बड़ा दुख हुआ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोही कहा अरविंद केजरीवाल को, हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। उद्धव ठाकरे का वोट है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल का साथ देने की ऐसी होड़ मची कि कांग्रेस को सबने अलग कर दिया, किनारे पर लगा दिया। औरों को तो छोड़िए, अपने नेता बोलने लग गए। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा मुझे लगता है दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। जीत भी रही हो तो आपको बोलना जरूरी है। तो अपने लोगों ने जवाब दे दिया है, संदीप दीक्षित ने, भाई आप आम आदमी पार्टी से टिकट मांग लो, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत रही हो तो दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। और ये सारे बयान मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इतने बयान इकट्ठा हो गए, सच में हैरान करने वाली बात है। लाइन से एक के बाद एक नेता बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं बचा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली के रण के ऑपोजिशन की धुरी हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी बात मैं आपको सुना देता हूं। खुलकर कह रहे हैं इंडिया अलायंस कहां, दिल्ली के इलेक्शन में कहां से इंडिया अलायंस हो गया, कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी से मिली हुई है। आपको सुनाता हूं इसके बाद में बयान संदीप दीक्षित का, जो कह रहे हैं कि सपा और टीएमसी जो साथ दे रहे हैं सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में, उनका 2.5 वोट भी नहीं है दिल्ली के अंदर, लड़ लो चुनाव। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये सारे लोग केवल फोटोशूट के लिए एक साथ आ सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए साथ नहीं आ सकते। कुछ और एक बयान है, सुना रहा हूं आपको। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। वो बस केस ही करने के लिए, वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। कम्युनिस्ट पार्टी जी इज वन ऑफ द इंडी पार्टनर। तो केरल में आपस में लड़ते हैं जी, वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं। तो ये माननीय अमित शाह जी ने एक बार कहा था ये फोटो ऑप है, ये फोटो शूट है और कुछ नहीं है। ये तो तब सब लोग कूद पड़े थे, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोलते हैं करके जी। अभी वही हो रहा है। एंड सेकंड थिंग इज कांग्रेस कैन नेवर गो विथ अदर पार्टीज। इनके स्वभाव में भी नहीं है, इनके ब्लड में भी नहीं है।
आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छे हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले भाई। कोई नेता जो है क्या समझ के क्या बोलता है वो जाने। अगर इतने अच्छे थे केजरीवाल तो महाराष्ट्र में भी तो अलायंस कर लेते, उनको टिकटें दे देते, अपनी सीट से दे देते, अपने इलाके से दे देते। सबको ज्ञान दूसरे जगहों पे बांटने का आता है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी हमारे सीनियर नेता जो हैं जाने अनजाने में कुछ बोल जाते हैं। देखो साहब, सपा और तृणमूल का तो शायद 2.5 वोट भी नहीं होगा दिल्ली में, तो क्या बात करें। वो कैंडिडेट खड़ा होता है तो कोई वोट पड़ जाता है। आम आदमी पार्टी कभी तृणमूल के साथ जाके बंगाल में लड़ी नहीं है, ठीक है। यूपी में 1-2 बार गई थी, फिर वहां भी ज्यादा कुछ नहीं करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है, और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य हैं। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती कि हम सब एक साथ हैं। अब 2 सवाल हैं हमारे सामने। एक तो ये दिल्ली के इलेक्शन में ऐसा क्या है, या साफ कहें अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है कि उनका नाम सामने आते ही या उनका चुनाव सामने आते ही यूं इस तरीके से अलायंस बिखर पड़ा, या यूं सबने अरविंद केजरीवाल को चुना और कांग्रेस का पार्टी को किनारे लगा दिया। ऐसा भी लग रहा है जैसे सब लोग कांग्रेस पार्टी से कोई हिसाब बराबर करना चाहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस को हो। हर राज्य में सबका कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ खाता चल रहा है और वो खाता बराबर करना चाहते थे, और सबने केजरीवाल के बहाने वो रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लिया अपना। और जो दूसरी बात है, आप मन में जो हो, कल चुनाव चल रहा है, सब कहते हैं हमें बीजेपी को हराना है, तो थोड़ा तो दबा के भी रख सकते थे ना, इतने दिनों रखा ही था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब खुलकर आ गए कि कांग्रेस नहीं, केजरीवाल। इंडिया गठबंधन जो है, ये सब धर्म वरम की बातें, ये गठबंधन धर्म की बातें बाद में, यहां केवल केजरीवाल। क्या खास है ऐसा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? खास ये है कि सबको लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा कमज़ोर दिखने लगी है। मई 2024 के बाद जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ तो थोड़ा उसको पीट लें। दूसरा खास ये है कि सबको लग रहा है कि ये जो बहुत माहौल बनाए हुए थे कि राहुल और प्रियंका ये मुसलमानों के नेता हैं, अभी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा तो बिहार में मांगेंगे। तेजस्वी ने कहा भाई इनको भी जरा बता दें कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। अखिलेश यादव को लगता है कि ये हर दूसरे चौथे दिन अजय राय बयान देते रहते हैं। अभी नया बयान दिया है कि भाई हम मिल्कीपुर नहीं लड़ेंगे, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, संगठन थोड़ा मजबूत कर रहे हैं। तो संगठन मजबूत कर रहे हैं तो भाजपा का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा किसका, तो वो अपनी चिंता कर रहे हैं। संजय राउत जो कह रहे हैं वो सबसे अलग है। संजय राउत की पार्टी इस गठजोड़ से अब ऊब चुकी है। अच्छा, वो सारी कोशिशें करके, सारा कहते हैं ना कि अपने मन के विपरीत जाकर आप कुछ समय तक तो छोटे निजी, जिसको कहते हैं कि हित लाभ के लिए जा सकते हैं, लेकिन मन के विपरीत जाते रहे तो आपको कचोटता रहता है। अब वो बुरी तरह से फंस गए। अब वर्कर नाराज है, शिवसैनिक नाराज है, उनके साथ जो बच्चे लोग हैं वो रोज टिप्पणी करते हैं कि भाई ठीक है हम जहां भी हैं, हम तो विपक्ष में हैं, माया मिली न राम, हमको तो कुछ मिला नहीं, तो कम से कम हम तेवर तो दिखाएं। हमारे तेवर तक नहीं रह गए, कांग्रेस के साथ जाकर हमारा तेवर भी खत्म हो गया। ममता बनर्जी तो हमेशा की तरह उनको लगता है कि भाई गलती से भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां ताकतवर न होने पाए, लेकिन ये सब हो क्यों पा रहा है अब मुझे तो नहीं पता। विजय जी हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं तो इनके पास जानकारी होगी। राहुल जी वियतनाम से लौटा है क्या, कह तो रहे लोग आगे। मूल बात यही है, क्योंकि इनको पता है
यहां उद्धव ठाकरे रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां अखिलेश यादव रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां ममता जी सीधे लड़ाई लड़ेंगी, यहां तेजस्वी खुलेआम कह रहे हैं भैया ये कौन सा गठजोड़ था, वो तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हम गए थे। केजरीवाल इस हद तक चले गए कि अजय माकन को कह रहे हैं पार्टी से बाहर निकालो, कुछ भी कह दिया हो, मतलब ठीक है देशद्रोही किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ भी कह दिया हो, वो भी तो बोलते रहते हैं देशद्रोही, अभी तो परवेश वर्मा को बोला। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका जो पार्टी के नेता हैं, सोनिया जी तो अब चूंकि वरिष्ठ हैं उस तरह से स्वस्थ नहीं रहती, वो फ्रंट पे हैं भी नहीं, वो राज्यसभा में चली गई, ये दोनों जो लोकसभा वाले नेता हैं ये क्या अपनी पार्टी की इज्जत नहीं बचाएंगे, सिर्फ अपनी सीट बन जाए? मैं एक्चुअली उन पर आराम से डिटेल में बात करना चाहता हूं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया ब्लॉक जिसको लोग कह रहे थे, ये जैसा भी था वो भी नहीं रहा, ये क्लियर है? ये कैसा भी था ही नहीं। बेसिक पे आइए ना, 12 जून को जो बैठक टली थी, 12 जून 2023 को पटना में बैठक होनी थी, लालू जी ने अड़ंगा मारा, कह रहे नीतीश के बुलाने पर सब आ जाएंगे, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर 23 जून को बैठक तय हुई और 12 जून की बैठक में क्या कह के नहीं आए थे, फिर याद दिला देता हूं। राहुल जी गए हैं अमेरिका, फिर से सुनिए, देश चुनावों में जा रहा था, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना था, राहुल जी गए हैं अमेरिका, अभी आएंगे, जरा टाइम लगे उनको, अब वो नहीं आए तो खरगे जी ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, तो कहे केसी वेणुगोपाल को भेज देंगे, तो उधर नाराजगी हो गई कि वो आएंगे तो क्या करें। तो असली मुश्किल यहां है, ये कोई गठजोड़ था नहीं, और दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी लंबे समय तक इसके देश के अंग्रेजी नाम से इसको बुलाया, इस गठजोड़ को, ये कहना नहीं चाहिए था, ये गलती हम लोगों की भी, लेकिन ये हमेशा से छिन्न भिन्न था, हमेशा से खंड खंड था, सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए। आपको लगता है कि अच्छा वो डर लगता है, तो जैसे कहते हैं ना कि उस गली से आगे जाओ तो वहां थोड़ा सा रात में सन्नाटा हो जाता है ना, तो कोई मिल जाएगा तो क्या करेगा, तो कहते हैं हमारे साथ वहां तक चले चलो ना, उस वाले मोड़ के बाद तुम घर चले जाना। तो जहां तक डर लगता है वो राजनीतिक डर है यहां, तो वो बस उसी मोड़ तक जाते हैं, उसके बाद कब गायब हो जाता है पता है, और पता चला कि सही में मुसीबत आ जाए तो कोई मिलता ही नहीं। तो असली स्थिति ये खंड खंड है, ये कोई गठजोड़ था ही नहीं, और इसके मतलब जिसको कहना है कांग्रेस पार्टी को लेकर सबको लगता है कि शायद थोड़ा गेन कर रही है, इसलिए इसको पीट लो। फॉर द रिकॉर्ड, जहां तक मेरी जानकारी है, दिसंबर 2023 के बाद से इस ब्लॉक की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। दिल्ली में मुझे लगता है आखिरी मीटिंग हुई थी, उसके बाद से अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, दिल्ली में आखिरी मीटिंग हुई थी, तो आप समझ लीजिए मतलब साल भर के ऊपर हो गया। ये गठबंधन इस बैठक में भी एक साथ नहीं बन पाया है, कोई मीटिंग इसकी नहीं हुई है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कन्वीनर नहीं है, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी के सामने हम एकजुट हैं, ये दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। और 24 में अगर आपको लग रहा था कि हमने झटका दे दिया है नरेंद्र मोदी को, अरे तो फिर तो और मजबूत हो जाना था ना, 100 होता तो यही लॉजिकली तो यही होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप बिखर ही गए। देखिए कोई भी जो गठबंधन बनते हैं वो फियर कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। फियर उसका एक मेन कारण होता है, विचारधारा कारण नहीं होता। फियर होता है कि आपका दुश्मन कौन है, आपका मजबूत दुश्मन है तो उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो 77 हो, वो 89 हो, 96 हो, तब कभी भी ऐसा ही होता है। विचारधारा का कोई मसला नहीं होता, लेकिन उस फियर के खिलाफ लड़ने के लिए भी मजबूती से सब लोग एक साथ खड़े होते हैं और अपने जो ईगोज हैं, अपनी जो ताकत है उसको ड्रॉप कर दें, तब वो गठबंधन बनता है। चाहे वो 1977 में हो कि जयप्रकाश नारायण के आगे भारतीय जनसंघ जो था वो सबसे बड़ी पार्टी होकर भी अपना मर्ज कर गया, जनता पार्टी जो थी वो वहाँ पर समाजवादी तमाम तरीके के लोग। 89 में भी ऐसा ही हुआ कि वीपी सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सरेंडर कर दिया, वामपंथियों ने सरेंडर कर दिया और दोनों एक साथ भी चले गए। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जब तक लगा कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, वो उसके लिए तमाम कोशिश करते रहे कि एकजुट होने के दिखावा करते रहे और उसका कुछ नतीजा भी आया। लेकिन उनमें परेशानी क्या है कि उनका दुश्मन केंद्र के स्तर पर, सरकार के स्तर पर नरेंद्र मोदी है, लेकिन राज्यों में तो कांग्रेस उनका दुश्मन है ना। जहां भी कांग्रेस मजबूत होती है उन्हें डर लगता है। इसीलिए जितने क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, अखिलेश जी हों, अरविंद जी हों और तमाम लोग हैं, वो उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कांग्रेस जो है मजबूत ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो पहला नुकसान उनका होगा, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तो दूसरा होगा। आपकी बात ठीक है कि यदि जैसे 240 पे वो ले आए थे बीजेपी को, तो और ताकत के साथ लड़ते तो शायद राज्यों में, हरियाणा में वो हाल नहीं होता, और जगह हाल नहीं होता, और एक मजबूत ताकत के साथ आ सकते हो। और आज भी यहाँ दिल्ली में लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी, चुनावों का कोई भरोसा नहीं होता ना। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत को बहुत आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है, स्ट्रेटेजी को किया है। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है तो किसका फायदा हो जाएगा?
क्या इंडिया ब्लॉक का फायदा होगा? कांग्रेस का फायदा होगा, आम आदमी पार्टी का फायदा होगा, तृणमूल का फायदा होगा। और जो लोग जो आप कह रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं, गैर जरूरी बयानों की क्या जरूरत, मुझे समझ नहीं आती कि आज गैर जरूरी बयान क्यों दिए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना एक अलग बात होती है, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट के बहाने कांग्रेस को गाली देना, हाँ, जहां तुम्हारा लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी का क्या लेना देना, इवन अखिलेश यादव का क्या लेना, उद्धव ठाकरे का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं, किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए थी इन सब नेताओं को मिलके कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बैठाकर बात करते कि भाई कैसे इस इलेक्शन को मजबूती से लड़ा जा सकता है, दोनों को मिलाकर भी कि कैसे लड़ा जा रहा है। लेकिन अब सर, लेकिन जिस इन सारे दलों के अंदर जैसा आपने कहा कि सबकी लड़ाई तो, लेकिन अभी ये है इंडिया ब्लॉक जिंदा, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अभी तो नहीं इसलिए है कि अभी तो लड़ाई हुई थी लीडरशिप को लेकर, भाई ममता बनर्जी नेता है, कोई संगठन के बिना तो बहुत बढ़िया याद दिला दिया। हाँ सही बात है, अभी तो ये लड़ा रहे हैं, हम लीड करेंगे। भाई नेता किसका होगा? कोई संगठन, कोई ब्लॉक, कोई गठबंधन होगा तब ना। और अभी ये फाइनल हुआ नहीं है कि ममता जी नेता हैं कि नहीं है। अच्छा, तो पहले नेता चुन लेंगे फिर तोड़ेंगे सर। तो मतलब उस वक्त मुझे याद है कि एक सचिवालय बनेगा, अलग अलग राज्यों में मिनी सचिवालय बनेगा, नहीं बनेगा, नेता तो अभी है ना, कहीं है जगह, कोई एड्रेस, कोई पता। अरे एक चीज सर, एक चीज मिसिंग होगी। आपने कहा, जैसा समीर जी जैसे अभी सर कह रहे थे कि इस गठबंधन में जितने लोग थे सब के, आपने कहा पहले विचारधारा आड़े नहीं आती, आप कुछ भी मानते हो, विचारधारा तो आना साथ आना है, तो किसी को हराने के लिए सब साथ आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी आप नहीं आ पाए। कांग्रेस के साथ आप सबका झगड़ा है, जब आपकी लड़ाई प्राइमरीली कांग्रेस के साथ ही है, हर राज्य के अंदर आप खड़े कांग्रेस के खिलाफ ही हुए, तो वो एक बात फैक्ट है। लेकिन ये कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल वाला जो घर्षण है ना, वो मैंने एक बार पहले भी उदाहरण आपको दिया था, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आएंगे तो चिपक जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो कितना दूर रिपेल करता है। ये इन दोनों का जो ये रिपल्शन है एक दूसरे को लेकर के, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सहन नहीं, कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल सहन नहीं, किसी कीमत पर कुछ हो जाए, ये दो लोग जो हैं ये साथ नहीं चल सकते। ये बात सही है? निश्चित रूप से बात सही है। और आप देखिए, मतलब 2022 का जो गुजरात का चुनाव हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल से कहा गया था कि भाई आप गुजरात में आपका बहुत ग्राउंड नहीं है, इस बार हमें चुनाव आप लड़ने दीजिए, आप बहुत ताकत से चुनाव मत लड़िए। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का क्या आश्रय कर दिया, चुनाव लड़के 17 सीटों पर कांग्रेस आ गई। फिर कांग्रेस ने भी यही बयान दिया था कि जो आम आदमी पार्टी है गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बी टी के रूप में काम कर रही है, हमारा वोट कांटे का काम कर रही है। देखिए, अब दिल्ली की राजनीति केजरीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, न भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ है, न कांग्रेस के पास दिल्ली चुनाव में खोने के लिए कुछ है। दोनों जिस स्थान पर बैठे हुए, अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनाई, सीट नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने से चूक जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ स्टेक पे नहीं लगा, सब कुछ दाव तो अरविंद केजरीवाल का लगा हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता बनाने से चूक जाते और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक हश्य क्या होगा, ये ममता बनर्जी भी जानती है, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं, और ये तेजस्वी और अखिलेश भी जानते हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बाकी राज्यों में कितना होगा। और एक ही तो है इंडिया गठबंधन में अभी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को रोक के रखा है। न ममता बनर्जी को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हरा पाई, न दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हरा पाई। तो इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो कहीं है नहीं, किसी भी तरह केजरीवाल का किला बचा रहेगा। तो हमें यह कहने के लिए रहेगा कि अभी मोदी का जादू भले हिंदुस्तान में चला है, दिल्ली में कम से कम नहीं चल रहा है। अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो अगले साल तो फिर चुनाव होने वाले हैं बंगाल के अंदर 2026 के अंदर, वहां पर इसका बहुत बुरा असर होगा ममता बनर्जी के ऊपर, जानती है। तो ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए अभी अरविंद केजरीवाल के किले को बचाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बंगाल के अंदर वो नहीं हो पाएगी। और यही डर इन लोगों को बता रहा है इकट्ठा करने के लिए। अब पृथ्वीराज, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी इस गठबंधन के लिए जब बना था कि इस अलायंस का अलाइनमेंट ही खराब है, ये जो अलायंस बना है इसका अलाइनमेंट ही खराब है। और देख लेना जिस दिन वोटिंग हो जाएगी ये गठबंधन के नेता अपने अपने घर चले जाएंगे। और वही हुआ। आज महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि शिवसेना बीएमसी का चुनाव लड़ने वाली है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी रही है, उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी स्पेस देने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि अब तो मुझे भाई प्रशांत किशोर से अभी आप मुझसे एक बात कह रहे थे कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। इस सारे ड्रामे का फायदा कांग्रेस को कैसे होगा? देखिए, अब कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसको अपना वोट बैंक वापस देना पड़ेगा। और उसका खोया हुआ वोट बैंक तो इन्हीं के पास है ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ले जाते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी ले गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश पूरा लेके चले गए, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार लेकर चले गए हैं, बिहार में तेजस्वी के पास है वोट बैंक। और इन सब का वोट बैंक वही है, एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक।
चाहे वो ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे वो शरद लेकिन पवार सर के इन्हीं साथ के हो। बहाने तो कुछ कुछ मिल भी जाता है कांग्रेस को, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी गेन किया, अब इनको ये डर है कि कांग्रेस बड़ा हिस्सा मांगेगी विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को दबा के रखा जाए। और दिल्ली अगर कांग्रेस बुरी तरह हारती है तो कांग्रेस का अधिकार, अभी 2026 में इसी साल बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांगने लगेगी अगर यहाँ को बेहतर प्रदर्शन करती है। 27 ममता बनर्जी से ज्यादा सीटें मांगेगी, अखिलेश यादव से 28 में ज्यादा सीट, 27 में ज्यादा सीटें मांगेगी। तो सबको डर है कि कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो अपना हिस्सा ये ज्यादा गठबंधन मांगेगी टूट रहा है, कांग्रेस के लिए अच्छा है। यह राहुल गांधी को गठबंधन थैंक टूट यू नोट चुका भेजना है, चाहिए बिल्कुल ये केजरीवाल। गठबंधन टूट चुका है। और मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए भी अच्छा है कि अब वो कम से कम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। होड़ मची पड़ी है कि कैसे हम अरविंद केजरीवाल का साथ देने और राहुल गांधी को किनारे लगा दें, कांग्रेस पार्टी को किनारे लगा दें। तेजस्वी यादव ने कहा भाई कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि रिपोर्टर सब पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली का चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन साथ में लड़ेगा क्या, तो किसी ने कह दिया कि भाई आप किसके साथ हैं। उन्होंने कहा इसमें साथ होने की क्या बात है, इंडिया गठबंधन है कहां। इंडिया अलायंस तो 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए था, उसके बाद कहां था। तेजस्वी यादव ने तो बिल्कुल ही खुल के कह दिया उनकी बात। अब मैं आपको बता रहा हूं दरअसल इस अलायंस का अनरावल होने का अलग अलग राज्यों में क्या असर हो सकता है, तो इसलिए पहले बिहार और फिर उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करते चलेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की प्रॉब्लम इतनी ही नहीं है कि उनको कांग्रेस से डील करना है, तो कांग्रेस को तो वो जितना चाहते हैं जैसे चाहते हैं चला लेते हैं। कभी 6 सीट दे दिया, कभी कुछ दे दिया। नीतीश कुमार के साथ क्या करें, क्योंकि अभी लालू जी बोल पड़े थे कि माफ कर देंगे, आ जाएंगे तो हम माफ कर देंगे, हमारा कर्तव्य है माफ करना। और लालू यादव, अब तेजस्वी यादव से फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपने पिता को समझा लेते हैं, हम उनको सलाह दे लेते हैं, और हमने उनको यही सलाह दी है कि अब किसी और से कोई लेना देना हमारा नहीं है, हम एक अपना ही चलेंगे, अपने ही दम पर अब दोबारा हम लोग फिर से पावर में लौटेंगे, सरकार बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल मैं आपको दिखाता हूं और इंडिया गठबंधन पर जो वो बोल पड़े। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में जितने लोग हैं, उनके राज्य में भी चुनाव होना ही है ना इसी साल, ये केवल अपना राज, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, केवल यही कर सकते हैं। ये एक दूसरे के बारे में, इसको दूसरे को कुछ देना तो छोड़िए, दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुने। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो कैसे कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है, सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है। इसमें दिक्कत कहाँ है, सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है, और आप पार्टी अपनी चिंता करती है। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। कैसे सेट हो रही हैं जरा इसकी बात कर लें। उन्होंने कहा भाई हमारा गठबंधन कहाँ है, तो मतलब बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा के लिए था, मतलब बिहार में भी कुछ नहीं है विपक्ष एक साथ। नहीं, बिहार में तो रहेगा, वो कह रहे हैं राज्यों में अलग अलग तय करेंगे। और इससे पहले एक बयान उन्होंने दिया था कि जो है यहाँ है तो जैसे है चलता रहेगा, मतलब जूनियर पार्टनर के तौर पर कांग्रेस वहां बनी हुई है। और देखिए लालू जी के सामने तो वहां किसी की कुछ नहीं चलती थी। अब इसको नेक्स्ट स्टेज कहें तो तेजस्वी जी के सामने कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं, और वहां जो झगड़ा होता है वो क्या होता है, पप्पू यादव से कभी अकेले में बात करिए तो कहते हैं कि अरे अगर हमको दे दे कांग्रेस तो हम लड़ सकते हैं, और ये तेजस्वी तो अपने बूते पे अगर लालू जी का नाम हटा दे तो सरपंच न जीत पाए। अब कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है नहीं, और कांग्रेस को लगता है कि लालू जी को हम साध कर रखें, तेजस्वी को साध कर रखें, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी वो यहां भी सत्ता में आ जाएगी तो हम बचेंगे कहां। लेकिन हमेशा ठीक है, ये बोध कथाओं में अच्छा लगता है कि वो पिता ने बच्चों को समझाने के लिए कहा कि छोटी छोटी लकड़ियां एक साथ जोड़कर देखो नहीं टूट रही, अकेले अकेले टूट गई। राजनीति में नहीं होता है।
राजनीति में आपको अपनी लकड़ी इतनी मजबूत करनी पड़ती है कि दूसरा कोई आपकी लकड़ी तोड़ ना सके और आपके सहारे की जरूरत दूसरे को पड़े। कांग्रेस उस अवस्था से निकल चुकी है, इसीलिए तेजस्वी यादव और उनको लगता है कि ये बयानबाजी वगैरह सब ठीक रहेगी तो प्रेशर में कांग्रेस जो 2-4 सीटें और मांगना चाहती है वो भी थोड़ा दब जाएगी। कांग्रेस मतलब आप इतनी इररिलेवेंट है कि साथ है या नहीं है आरजेडी को फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, इररिलेवेंट नहीं है। कांग्रेस अगर अपनी ताकत पे आ जाए तो तेजस्वी यादव को समझ में आ जाएगा उनकी रेलेवेंसी कितनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अपना दूसरे तरह का वोट बैंक अभी भी है, लेकिन उसकी मुश्किल क्या है कि वो अपने लोगों को भी ये भरोसा नहीं दे पा रही कि देखो हम में दम है कि नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा जब गलवान के समय, तो एक जो डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट आते थे वो क्या कहते थे, हम तो हर दूसरे दिन लड़ रहे हैं, किसी न किसी मोर्चे पे पाकिस्तान से हम लड़ ही रहे हैं रोज, किसी न किसी मोर्चे पे हमारी लड़ाई होती। चीन ने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है, चीन को कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, ताइवान के साथ लड़े वरना कोई तो हमारा जब लड़ाई का अभ्यास ही नहीं तो हम पिटते हैं, जो गलवान में हुआ था। और यहां राजनीति में क्या है कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं, भाई आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि अरे चलो सारी सीटों पर लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने अपने आप को समेट लिया, मान लीजिए कि 70 सीट है, अगर वो कहे कि हम 3 ही पे मान जाएंगे, 10 पे मान जाएंगे, या अब आम आदमी पार्टी 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में लड़ी थी, 403 क्या मिला उसको, लेकिन हर जगह उसके 10-20 लोग होंगे, एक कार्यालय खुल गया होगा। कांग्रेस उससे सिमटती चली जा रही है और तेजस्वी और ज्यादा उसको एक तरह से कहें कि समेटते चले जा रहे हैं, दबाव बनाते चले जा रहे हैं। और पिताजी को राय दे रहे थे, उस पर आपका कमेंट जरा होल्ड कीजिए, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। लेकिन पहले ऑपोजिशन अलायंस बिहार के अंदर महागठबंधन शब्द मुझे याद है, अगर पहले कहीं सबसे पहले यूज किया गया था तो बिहार में किया गया था। बचा है ऐसा कुछ अभी? वो जब महागठबंधन बना था तब नीतीश कुमार जी उनके साथ होते थे और भी दल होते थे। अब वो तो कोई है नहीं, बाकी सब लोग तो इंडिया की बजाय एनडीए गठबंधन में आ गए, नीतीश कुमार जी, मांझी जी, तमाम और तरह। हाँ, मांझी इधर आ गए, नीतीश कुमार इधर आ गए, सही कह रहे हैं। तो इसलिए अब वो महागठबंधन तो बचा नहीं, अब गठबंधन बचा है, महा तो हट गया उसमें से। अब गठबंधन में भी कांग्रेस और तेजस्वी जी है, वो इसलिए चलाना चाहते हैं कि कांग्रेस को जितना दे देंगे उससे जितना मदद मिल सकती है उतनी मदद मिल जाएगी और कम पे संतुष्ट हो जाती है, कम पे संतुष्ट हो जाती है, तो दोनों चलता रहेगा और एक पॉलिटिकल माहौल भी बनता है कि भाई हम हैं साथ में मिलकर चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये साफ ही है कि भाई अब राज्यों के स्तर पर गठबंधन आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये गठबंधन टूटने वाला है कांग्रेस का और तेजस्वी का बिहार में। नीतीश जी का मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि तेजस्वी की चलेगी अब आरजेडी में। कोई उन्हें नेता माने ना माने, लेकिन तेजस्वी नेता है और लालू अब वहाँ पर एक हैं, इसलिए बड़े नेता रहे हैं तो वो ठीक है, और वो भी अपने पिता का सम्मान रखते हैं। बाकी आरजेडी की पूरी कमान और बिहार की जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है वो तेजस्वी के पास है, और तेजस्वी उसको जिस भी तरह से चला रहे हैं उसमें कितना काम कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते वो है। चिराग पासवान उनके साथ आ सकते थे, लेकिन अब वो सरकार में मजबूत स्थिति में आ गए हैं तो उनके भी अब वहाँ जाने की संभावना नहीं है। ऐसी कोई तस्वीर दोबारा देखने की उम्मीद है आपको जो अभी ये चल रही है? देखिए जरा किनारे वाली, मुझे हो सकता है मुंबई की रैली की हो, 2029 के पहले दिखेगी फिर से। अब तो 2029 सारे जिसमें साथ थे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब लोग। लोकसभा से पहले तो जरूरत नहीं है ना उनको, जरूरत नहीं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद ये तस्वीरें हर 2-4 महीने में दिखती ना, तो वो मजबूत होता, एक माहौल बना रहता है और सरकार भी थोड़ा सा प्रेशर में रहती है कि भाई ये लोग कुछ खड़े हैं, लेकिन अब तो ये खुद ही अच्छा कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस कमजोर होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, कांग्रेस लेकिन ये गठबंधन बिहार में चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की कॉस्ट पर। कांग्रेस जितना कम मांगती रहेगी, गठबंधन चलता रहेगा। को पता है कि ठीक है अब यहाँ पर रहना जरूरी है, कि ठीक है इनके साथ तो रहे, कहीं तो साथ रहे ना। ठीक है सर, बिहार नहीं, बिहार की राजनीति बहुत अलग है सर। बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी कांग्रेस स्थिति कांग्रेस को माइनस करके चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए बिहार में 2 ही बड़े गठबंधन है, एक नीतीश कुमार और बीजेपी का है, और वहां पर दूसरा गठबंधन राष्ट्रवादी आरजेडी तेजस्वी का गठबंधन और कांग्रेस का और माले का एक गठबंधन है। अगर 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो 9.5% वोट मिला था कांग्रेस को, 9.53%, और 19 सीटें बिहार के अंदर मिली थी। तो तेजस्वी अगर ये सोच रहे हैं कि बस लोकसभा चुनाव तक गठबंधन था, लोकसभा में भी 3 सीटें कांग्रेस ने बिहार से जीती है, और पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो तेजस्वी अगर ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को माइनस कर देंगे और हम अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को हरा देंगे, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी का बचपनापन है। किसी भी स्थिति में बिहार के अंदर तेजस्वी कांग्रेस को माइनस नहीं कर सकते। वैसे जैसा उनका बयान आया ना, जितने रिलैक्स बैठे, तो मुझे लगता है वो मौज में हैं। कहाँ तुम दिल्ली को लेकर परेशान हो रहे हो, इंडिया गठबंधन को लेकर परेशान हो रहे हो, आराम से रहो।
और अब उनको ऐसा नहीं करो है कि भाई वो अभी तो अपनी स्टेट पॉलिटिक्स बचपना में भरा बिजी बयान हैं। दे रहे हैं ना। आप कांग्रेस को 9.5% का वोट बैंक इसको आप माइनस करो, जिसका मुसलमान उनका वोट बैंक कांग्रेस भी के है। साथ चलेगा। और आपको अलग तकलीफ तो ओवैसी दे रहे हैं बिहार के अंदर। अब तो जनसुराज के प्रशांत किशोर भी आ गए जो आपका वोट बैंक काटेंगे। ओवैसी अलग आपका वोट बैंक काटने के लिए वहां बैठे हैं। ठीक है। ऐसे में आप ये उम्मीद करो कि कांग्रेस को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को शिकस्त दे देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये इसके राजनीतिक अपरिपक्व बयान है। बिहार के अंदर किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव और लालू बिना कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है। ठीक है, चलिए अब जरा यूपी की बात करता हूं मैं आपसे। आज देखिए, सब हम ये इंडिया गठबंधन के बिखरने का साइड इफेक्ट राज्यों में क्या हो रहा है, तो चूंकि दिल्ली इसका जो था वो न्यूक्लियस था इस अभी तक दिल्ली, और वहीं से जैसे ही दिल्ली का चुनाव जो है आया, जैसे करंट फैला और पूरी इमारत जो है ढह गई। दिल्ली को आप थोड़ा सा क्लियर करके बात करिए ना। आज दिल्ली अलग तरीके से, आज जो दिल्ली के चुनाव हो रहा है ना, वो उसके धुरी नहीं था। नहीं, आज की जो कल तक की जो दिल्ली थी, मतलब लोकसभा चुनाव की, हाँ, वहां तक की धुरी थी। हाँ, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बहाने तो ये सब कुछ हो रहा है ना। हाँ, उस लिहाज से हाँ, तो अब क्योंकि रिएक्शंस जो आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, तो अब यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अविनाश पांडे। तो अब जब दिल्ली में सबने कह दिया, केजरीवाल जी ने कह दिया कि ये तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो हमारी दुश्मन है, हम तो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, काय का अलायंस है, कौन सा इंडिया गठबंधन, इसका जवाब दिया था अविनाश पांडे ने। क्योंकि उनको यूपी में भी अखिलेश यादव को देखना पड़ता है ना। जब सब लोग कह रहे हो गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं है, तो उन्होंने क्या कहते ज्यादा, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भाई ठीक है, अब समाजवादी पार्टी ने भी केजरीवाल जी को चुन लिया, हमें नहीं चुना है, तो अखिलेश जी की सोच है, लेकिन दिल्ली है, हम यूपी में देखेंगे कि हम आगे क्या करते हैं। सुनिए। माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना है ये उनका अपना सोच है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर पूरे ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ की जनता दिल्ली एक मजबूत दिल्ली, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो काम वहाँ पर हुआ था, उसको आज वो सब स्मरण कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को फिर मौका दें। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी। अब कितने लोग कांग्रेस की पुरानी सरकार का स्मरण कर रहे हैं पता नहीं। अखिलेश यादव केवल अरविंद केजरीवाल का स्मरण कर रहे हैं। एक बार वो उनकी रैली में जा चुके हैं, कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी नीतियों के साथ हैं, और अब स्टेटमेंट आया कि हम दोबारा जाएंगे, हम अरविंद केजरीवाल के ही साथ हैं। अब कितना मुश्किल है ना कि आपका जो यूपी का साथी है वो दिल्ली में किसी और के साथ है, कहीं किसी और के साथ है, और फिर आप ही चुनाव आएगा तो फिर आपको उसके साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा। मिल्कीपुर का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस फिर क्या देगी, नहीं अखिलेश जी लड़े। अखिलेश जी तो खैर उसमें अनाउंस ही कर चुके हैं कैंडिडेट। देखिए, अभी शुरू में संदीप दीक्षित जी का बयान हम लोगों ने सुना था ना। कांग्रेस को संदीप दीक्षित जैसे नेताओं की जरूरत हर जगह है, जो इस बात की चिंता न करें, और शायद संदीप दीक्षित उसकी चिंता करना बंद कर चुके हैं कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वो धुर कांग्रेसी हैं, शीला जी के बेटे हैं, सांसद रहे, सांसद हार गए, अब लड़ने जा रहे हैं, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ज़्यादातर लोग तो यही मानेंगे कि वो नहीं जीतेंगे, बड़ा कठिन मुकाबला है। लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना कि नेता के तौर पर मजबूती से बात रखना, और वो जो उन्होंने एक लाइन कही उसको बोल्ड में करके हर कांग्रेसी को लेकर घूमना चाहिए कि 2.5 वोट नहीं है इनका। उत्तर प्रदेश की बात अलग है। क्या समाजवादी पार्टी, अब अच्छा हम लोग भी कई बार करते हैं, कुछ विश्लेषक भी आ जाते हैं तो बताते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी ने कह दिया अब इधर है तो ये पूर्वांचली वोट हो गया, ये इस जाति का वोट हो गया। नहीं होता है भैया, बड़ा यादव किए, और ये पूरा जो अहीरवाल बेल्ट है वो नहीं खिसकी। हरियाणा के इलेक्शन जस की तस वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है ये भी जो एक फ्रेम में है, हमको 15 का विधानसभा चुनाव याद है कि एक सपा के झंडा लगी गाड़ी, वो मीसा भारती और रामकृपाल यादव लड़ रहे थे, तो मैं गांव में चला गया तो वो सो रहा था पेड़ के नीचे। तो हमने कहा क्या हुआ, कहे भैया ठीक है रोज का मिल जाता है 500 रुपया, बैठे हुए हैं अपना। यही दूसरी जगहों पे समाजवादी पार्टी या किसी पर, लालू जी की भी यही हमारे यहाँ स्थिति उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों की जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो प्रेशर के एक रणनीति के तौर पर ही देखें, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन फिर क्यों अरविंद केजरीवाल उनको अपनी रैलियों में बुला रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव जा रहे हैं? अरविंद दबाव बनाने के लिए बुलाएंगे ना। आप समझिए, जब किसी को भी ये करना होता है, हमने देखा ना कि जब कोई मुख्यमंत्री होता सब बुला लिए जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर गए थे, किसका क्या है वहां? कांग्रेस अभी तक बेचारी सरकार में तो नहीं आई ना। बताइए, गए थे दोनों भाई बहन, गए थे आगे कुर्सी पर बैठे थे। कांग्रेस वाले कह रहे थे आए क्यों भैया, जब कुछ मिलना मिलाना ही नहीं है।
तो काहे को फोटो खिंचाने चले आए? तो हर जगह फोटो खिंचाने के लिए ये लोग चले जाना और ये बयानबाजी करना, ये कहीं जमता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति कांग्रेस को कैसे करनी है ये सोचनी पड़ेगी। क्या इसी तरह से करनी है तो इसी अवस्था में अगले 20 साल तक रहना है, लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर वो मुख्य धारा में आ पाए। नहीं तो यूपी के संदर्भ में क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अब तो विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। सिर्फ यूपी नहीं, मैं तो कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को सब जगह अपने दम पर अपना संगठन तैयार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कांग्रेस का रिलायबल सहयोगी नहीं है। ममता बनर्जी आपकी सहयोगी, लोकसभा में आपने देख लिया आपको एक सीट नहीं दी। आपके अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे, आपने अधीर रंजन चौधरी का आपने साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे, आज उद्धव पवार हाथ झटक के चले गए। शरद पवार वापिस भतीजी के साथ जाकर सरकार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पैरों पर उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे, कांग्रेस को कोई जगह नहीं दे रहे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों को साधने से बेहतर है कि कांग्रेस सबके अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़े। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर वो चुनाव लड़ेगी तो वो आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। यही तो पार्टियां कांग्रेस का वोट बैंक लेके आज इतनी बड़ी बन चुकी है। तो कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए। वो कितना भी समाजवादी पार्टी साहस दिखाए, यूपी में भी अकेले जाए, यूपी में दिखाए, वो बिहार में दिखाए, वो दूसरी जगह दिखाए, तभी कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी होगी। आप कब तक इनके सारे राजनीति करते रहोगे? 10-5 सीटें लेते रहोगे और खुश होते रहोगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सब इस उम्मीद में करती है कि भाई इससे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी हारेगी, बीजेपी नहीं आएगी। तो ये कब तक अखंड काल तक चलने वाला है? क्या कब तक चलेगा? राजनीति का कब तक करोगे इस डर से? बीजेपी तो हमेशा रहने वाली है। बीजेपी को एक चुनाव तक है क्या? कभी तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक चीज और जोड़ता हूं, आप कल्पना कर लीजिए कि अगर कांग्रेस और न जुड़े होते तो रायबरेली अमेठी तो लगभग यही स्थिति होती। बहुत होता तो भाई एक हार जाते, एक जीत जाते, किशोरीलाल जी हार जाते, जीत जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी 5 यहीं पे होती, 5 यहीं पे होती, तय मानिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। 37 में 28 जो है वो आप कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से? कांग्रेस की वजह से नहीं है, उनको लाभ मिला 5 से 37 हो गए, इनको लाभ मिला 1 से 6 हो गए। तो वैसे कहेंगे दोनों 6 टाइम से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो अब अखिलेश बगल में बैठते हैं, कहते हैं हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, तो नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ। देश में भले ही ऑपोजिशन का अलायंस ना बचा हो, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद तो है। और राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में। और ये राहुल गांधी के ही शब्द हैं कि अब मैं केवल कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं सारे विपक्ष का नेता हूं। लेकिन कथनी करनी में अंतर बहुत ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के ही नेता बाकी हैं? क्या वो कभी पूरा ऑपोजिशन के नेता थे भी? क्या कभी इन सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने, इन सारे दलों ने उनको अपना नेता माना, उनकी रहनुमाई स्वीकार की? अब लग रहा है कि कभी नहीं। बल्कि यहां तक बात करनी चाहिए, क्या राहुल गांधी इन नेताओं से कंफर्टेबली बात भी करते हैं? उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, अरविंद केजरीवाल हों दिल्ली में, अखिलेश यादव हों, इन सब के साथ, इन सबको साथ में लेकर चलने के लिए जो अनुभव चाहिए या आपको बात करने का जो तरीका चाहिए, क्या राहुल गांधी में वो है? और क्या राहुल गांधी ऐसा रोल प्ले भी करना चाहते हैं? क्योंकि अपनी पार्टी तो उन्होंने दे रखी है खड़गे साहब को और बाकी सी वेणुगोपाल साहब को कि आप पार्टी रन कीजिए, मैं विचार दूंगा पार्टी को। लेकिन जब आप पूरा अपोजिशन के नेता हैं तो फिर तो आपको सबको हाथ पकड़ के साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा ना। क्या राहुल गांधी ने वो काम कभी किया? और अभी फिलहाल क्या वो बिल्कुल करते नहीं दिखाई दे रहे? विजय जी, कांग्रेस की दुविधा ये है कि अभी तक उनको ये नहीं समझ में आया कि किस रास्ते पर चलना है। मैं अभी याद ही कर रहा था कि 1998 में सोनिया जी जब आई थी अध्यक्ष बन के, तो उस समय नारा दिया गया था कि एकला चलो रे, कांग्रेस अकेले चले और ताकत करे, क्योंकि नरसिम्हा राव के बाद बहुत सारी पार्टी टूट गई थी, अलग अलग वो हो गया था सारा का सारा, और सोनिया जी ने उसका वो दिया। और पचमढ़ी के तुरंत बाद कांग्रेस ने सबके साथ मिलकर सरकार बनवाई। ठीक है, तो वो कब उनको साथ चलना है, कब वो नीतिगत तौर पर ये नहीं मानते कि किस तरह चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए। आज भी राहुल जी की जो भूमिका है वो नहीं समझ पा रहे कि जब वो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो क्या वो सबको साथ ले चलने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अरे फोन पर बात भी करते हैं, फोन पर बात करते हैं। फोन पर तो वो पार्टी के लोगों से बात नहीं करते, ऐसा मैंने सुना। आप फिर आगे जाते हैं, आप ज्यादा उम्मीद करते। क्योंकि आपने सोनिया जी की याद अच्छा किया सर, मेरे भी दिमाग में था, आपने अच्छी बात छेड़ दी। सोनिया गांधी जब आई पॉलिटिक्स में 2004-2009, सोनिया गांधी जब आई तब कांग्रेस सबसे खराब हालत में थी। हाँ, लेकिन वो मायावती के साथ भी कंफर्टेबल थी, वो ममता के साथ भी कंफर्टेबल थी, वो जयललिता के साथ होकर सरकार गिरा देती है वाजपेयी जी की।
तो उनकी हर किसी के साथ हर किसी के साथ रेपो था, और यहाँ उनका पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के साथ रेपो नहीं है। कोई उनकी बात या तो सुनता नहीं है या समझता नहीं है, दो में से कोई एक परेशानी तो होगी कि किस तरह से ये होगा। और राहुल जी को अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको रिविजिट करना चाहिए मेरे ख्याल से, या समझना चाहिए खड़गे साहब के साथ, या सोनिया जी मेरे ख्याल से बेस्ट ट्यूटर हो सकती हैं उनकी, जो उन सब बातों को समझाएं कि कैसे। क्योंकि मैं समझता हूँ सोनिया गांधी को मैं पिछले 50 साल में कांग्रेस की सबसे मजबूत नेता के तौर पे देखता हूँ कि उसने एक बिल्कुल टूटी हुई पार्टी को खड़ा कर दिया। पोस्ट राजीव हाँ, मतलब वो राजीव तक तो वो जैसे चल रही थी वो चल रही थी। जब एक क्राइसिस के बाद आपको निकलना होता है तो वो निकलने वाला काम सोनिया गांधी ने किया तमाम दलों के साथ। अब मायावती बात करें, जयललिता के साथ तो सोनिया गांधी का कोई संबंध बातचीत जैसी नहीं थी, लेकिन वो उनके साथ वो चाय पर आ जाती है। मुझे वो ध्यान है कि यहाँ दिल्ली के होटल में 5 स्टार में, और वो चाय के प्याले में तूफान होता है कि वाजपेयी सरकार गिर जाती है, जिसकी कोई संभावना किसी को नहीं लग रही थी। तो वो उस तरह का भी काम करती हैं, सरकार भी बनाती हैं। फिर मनमोहन 10 साल वो सरकार बना कर देती हैं मनमोहन सिंह के साथ, जो भी है। तो उस तरह की एक्सरसाइज और उन्हें दोबारा से करना पड़ेगा। और जिस बात पर मैं बार बार जोर देता हूँ कि अब तो खास तौर से राजनीति 24/7 का वो हो गया है प्रोफेशन। ये प्रोफेशन की तरह से कि 24 घंटे आपको उसके काम में लगा रहना होगा। और राहुल गांधी वो काम नहीं कर पाए कभी भी, वो कभी भी नहीं कर पाए, शायद उनकी उसमें नहीं है, आदत में नहीं है, या उस तरह से वो लेते नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं पॉलिटिक्स को कि जब भी वो खड़े हो जाएंगे तो करेंगे। 2-3 बातें सर कह देना चाहता हूं। मतलब जैसे अभी हमने कहा कि सोनिया गांधी के साथ ये सभी लोग नेता जो है इनका एक अच्छा मेल मिलाप था, अच्छी रैप होती, राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है? राहुल गांधी इसके जिम्मेदार हैं या ये लोग, ये नेता राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए ममता बनर्जी का मुझे बड़े अच्छे से याद है, ममता बनर्जी रिफ्यूज टॉकिंग टू राहुल गांधी एक वक्त पर। उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी से बात करूं। सब लोग ऐसा किया उन्होंने। अगर राहुल गांधी कांग्रेस का थोड़ा भी भला चाहते हैं तो कांग्रेस राहुल गांधी को राजनीति कांग्रेस की छोड़ देना चाहिए, तत्काल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को। देखिए गांधी परिवार एक समय कांग्रेस के लिए एक चुंबक का काम था कि गांधी परिवार रहेगा तो पार्टी बची रहेगी। राजीव गांधी भी इसलिए राजनीति में आए थे, सोनिया गांधी को भी इसलिए राजनीति में लाया गया कि भैया नरसिम्हा राव के समय पार्टी जुड़ नहीं रही है, अर्जुन सिंह अलग हो रहे हैं, माधवराव सिंधिया अलग जा रहे हैं, तो अब सोनिया गांधी आएगी तो सोनिया गांधी के नाम पर, गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस एक रहेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस एक है? राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, उसके बाद से सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर चले गए। बाहर तो आप जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, जो नेता अपने पार्टी के नेताओं को इकट्ठा रख नहीं सकता, अपने युवा साथियों को रख नहीं सकता, सारे साथी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को साथ में नहीं रख सकता, वो राहुल गांधी के कारण पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ रहा। 4 जून 24 बहुत दूर की बात नहीं दिखाई देने लगी अचानक से। बिल्कुल याद नहीं रहता। अभी आप लीडर ऑपोजिशन बने थे, बीजेपी की हालत पस्त हुई थी, कहां से कहां पहुंच गई? पिछले साल का मसला है, आप पता नहीं क्या पिछले साल हुआ था, लास्ट ईयर ही हम ठीक है, लेकिन एक साल बीत गया। सही बात कह रहे हैं, 6 महीना हो गया भाई। सोचिए 2024 तो 25 में आ गया। पार्टी के लोग आपको नेता नहीं मानते, सहयोगी दल आपको नेता नहीं मानते, सबको लगता है कि राहुल गांधी गठबंधन का नेता रहेगा तो हमारा भला नहीं होगा। कांग्रेस के नेता लगता है राहुल गांधी नेतृत्व संभालेंगे तो पार्टी का भी सर्वाइव नहीं करेगी। आप पार्टी के नेताओं से बात नहीं करते। महाराष्ट्र चुनाव हार गए, आपने एक बार उद्धव ठाकरे शरद पवार से बात नहीं की भाई आगे चुनाव कैसे लड़ना है। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, आप तेजस्वी यादव से बात नहीं करते। आप दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, आप अपने नेताओं के साथ बैठक नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते हैं क्या? ये काम ही नहीं करते सर। राहुल गांधी तो कोई काम ही नहीं करते राजनीति का। दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी ने कोई काम किया? 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, कोई बैठक कर रहे हैं किसी के संग? क्या करना है? गठबंधन में चुनाव लड़ना है उनको? अरे वो डिसाइड तो करेंगे दिल्ली में उनको भूमिका क्या लेनी है। अकेले लड़ना है तो फिर केजरीवाल को कोसना पड़ेगा या केजरीवाल का साथ दो खुल करके, ये तो डिसाइड। जी ने जितनी बात कही मैं असहमत हूँ, एक लाइन में सहमत हूँ। अभी बात करता हूँ एक मिनट। अभी आपको एक बयान सुनाना चाह रहा था मैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन सर कल स्टूडियो आए थे हमारे, तो उनसे बातचीत हुई तो उसमें राहुल गांधी पर भी बात हुई थी। तो वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि इन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबोई, अंत्येष्टि कर दी, अब ये इंडिया अलायंस का पिंडदान करेंगे। सुनिए, अब बड़ी सही लगने लगी उनकी बातें अचानक, सुनिए। प्रियंका गांधी जी को कहना चाहिए सबसे बड़ा दोषी उनका भाई है। 150 साल पुरानी कांग्रेस को बर्बाद करने का दोषी है। कुछ दिनों से पूरे विपक्ष ने उन्हें अपना नेता चुन दिया है, अब इसे बर्बाद करेंगे तो भी इन्हीं का दोष है। राहुल गांधी जी भारत को जानने के लिए निकले थे लेकिन जान नहीं पाए। आज उनको 20 वर्ष हो चुका है। भारत की संसद के अंदर कभी देखा है उनके माथे पे तिलक लगा हो और उनका जो अभिवादन करने का तरीका हो? कभी नहीं देखा होगा। क्यों?
क्यों नहीं देखा होगा कि हिंदू होना और हिंदू बनना दोनों अलग अलग। जो पॉलिटिकल कमेंट किया अभी आचार्य जी ने बड़ा सटीक दिखाई दे रहा है, कल ही का बयान नहीं है। आचार्य जी तो वैसे भी राहुल गांधी की वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर टीवी पे जाते थे, लेकिन राहुल जी की मंडली ने उनको ऐसा किनारे किया और बाद में तो जो लगने भी लगा कि अकेला एक व्यक्ति था जो साधु सन्यासी था, अकेला हिंदुत्ववादी नेता, अकेला हिंदुत्ववादी नेता, तो उसको भी राहुल गांधी ने ऐसा किनारे किया कि प्रधानमंत्री जी उनके यहाँ कल की धाम के शिलान्यास में पहुंच गए। इतना किनारे कर दिया। राहुल जी की ताकत आप समझिए। तो राहुल जी की ताकत में कमी नहीं है। लेकिन जो अभी समीर जी ने कहा, मूल बात यही है, कौन नेता मानता है, कौन उनको स्वीकार करता है, कौन उनके पीछे चलने को तैयार है, ये कोई बात होती ही नहीं है। भला कौन किसके पीछे चलने को तैयार होता है? जब वो देखता है कि हमारे जो आगे चल रहा है वो हमसे ताकतवर है, उसका प्रभाव ज्यादा है, वो 24/7 काम करता है। बहुत से लोग अमित शाह को नहीं पसंद करते हैं, कहते हैं कि वो बात ही नहीं करते, आप अमित शाह से मिलिए तो घंटे घंटे पर बैठे रहिए, हाँ बात सुनी, अपना काम बताए। लेकिन वो ये जानते हैं कि ये आदमी 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पार्टी, संगठन, सरकार, होम मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, इसमें लगा रहता है। तब उनको लगता है कि यार इतनी चीजें इस आदमी में ज्यादा है, मुझे अमित शाह जी की बात सुननी चाहिए। क्या उसका पासंग भी ये तैयार कर पाए? आप स्वीकार ही उसको करते हैं जिसमें आपसे कुछ गुण ज्यादा होते हैं, आपसे कुछ ज्यादा प्रभाव होता है। ये कोई बड़े भाई छोटे भाई या बड़ी बहन छोटी बहन ऐसा रिश्ता तो है नहीं, कोई भाई बहन या परिवार या नाते रिश्तेदार तो है नहीं। ये तो सीधे सीधे राजनीतिक दलों की सत्ता की लड़ाई में किसी एक को नेता मानना, वो सत्ता से नजदीकी में कितना कारगर है। राहुल गांधी शून्य कारगर है, वो जहां चले जाते हैं उल्टा हो जाता है। भाजपा उनको अपना स्टार प्रचारक कहती है। और देखिए जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि भैया आप हिंदू दिखते नहीं हो, बनने की कोशिश करते हो, तो हमारे यहां मतलब थोड़ा अवधि में कहते हैं कि बनुआ है भैया, ये मतलब जो है वो है नहीं। अवधि में और थोड़ा होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन बनुआ है। तो आप कह रहे हैं इन सारे बाकी क्षेत्रीय दलों ने इनको कभी लीडर माना ही नहीं? नहीं, आप कोई एक अवसर बता दीजिए, कोई एक अवसर आपके ध्यान में हो। इतने वर्षों में 2004 से 2025 आ गया, राहुल जी सदन में रहे हो तो किसी ने मान लिया हो। जब सोचिए अभी का वाकया याद करना चाहिए, जिस सदन में इतनी मारामारी हुई, जाने क्या क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, अवधेश प्रसाद जी की सीट बदल दी गई। इसको लेकर समाजवादी पार्टी नाराज। क्यों भैया, पहली बार का सांसद है, उसकी सीट कहां होगी, कौन डिसाइड करेगा? और उस पर राहुल जी नहीं कुछ करेंगे। क्यों राहुल जी करेंगे भाई? इसका मतलब कि आप नहीं मानते ना, आपको लगता है कि भाई मैंने, और सच बात है अखिलेश जी ने 37 सीटें जीती हुई है, कांग्रेस की तो 6 ही 7 है, वहां 6 या 7 कितनी है। तो अब आप सोचिए, तो वो उस तरह से देखते हैं। और अखिलेश जी को यह भी लगता है कि भाई हमारी ताकत से बड़े हो रहे हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश जी भी कांग्रेस की ताकत से बड़े हुए, लेकिन जो बड़ा वाला होता है, मुझको बार बार वही दिखता है ना कि जो ज्यादा पैसा होता है वो छोटे पैसे खींच लेता है, उसका महत्व खत्म कर देता है। राहुल जी का महत्व हर कोई बड़ा नेता होता है उसके सामने खत्म हो जाता है। आप महाराष्ट्र की मीटिंग में एक डिसाइसिव दिखा दीजिए, यहां उत्तर प्रदेश में एक दिखा दीजिए, बिहार में एक दिखा दीजिए, बंगाल के समय तो कोई भूमिका ही नहीं रह गई थी, इनकी यात्रा पहुंची तो गठजोड़ टूट गया था। तो मुझे लगता है राहुल को नेता के तौर पर कोई स्वीकार नहीं करता। सब ये मानते हैं बड़े घर का बेटा है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार का है, बचपन से प्रधानमंत्रियों को देखा, तो हो सकता है कल प्रधानमंत्री बन जाए। तो बस इतना ही डर है जो उनको स्वीकार करते हैं। कभी राहुल जी कभी बन जाए तो संबंध थोड़ा ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है सर राहुल गांधी सोलो ट्रिप पर है, मतलब वो उनकी जर्नी है, वो वही है बस, उनको और किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं। बीच बीच में इलेक्शन आते रहते हैं तो वो कहते हैं, और उसमें भी अपनी पार्टी से कहते हैं यार मत लड़ो यार, तुम पीछे हो जाओ, क्या मांग रहा है, क्या तुमको 2 दे रहा है तो ठीक है आ जाओ, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सोलो ट्रिप अच्छा है, सोलो ट्रिप पर चलता रहे, लेकिन पॉलिटिकल जो जर्नी है वो सोलो ट्रिप की जर्नी नहीं है ना। और ये जो बार बार आप कहते हैं कि उनका सम्मान नहीं करते या नहीं, सम्मान वो रेस्पेक्ट अन होती है ना। और राजनीति में तो क्या है कि जिसकी ताकत होगी उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें उम्र का भी नहीं है। आप कहें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं उम्र छोटी है बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितनी ताकत है, विचारों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी ताकत दे सकते हैं, किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, किसका कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, उससे आपकी लीडरशिप चलती है कि भाई आपकी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। 2 उदाहरण मैं देता हूँ। वाजपेयी सरकार को सोचिए 1996 में वो एक कम्युनल टैग के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई आने को तैयार नहीं था।
लेकिन 6 महीने में, साल भर में सारी की सारी पार्टियां, सबसे बड़ा गठबंधन 16-17 पार्टियां, 28 पार्टियां, 28 पार्टियां। अब तक देश का सबसे बड़ा संघ वो गठबंधन बनाया उन्होंने, एनडीए का। 28 पार्टियां थी और उसमें सब पार्टियां थी, हर तरह की, हर विचार की, हर प्रदेश की, सब लोग उसमें। AIA, DMK दोनों पार्टियां अलग अलग वक्त में उनके साथ रह लेती हैं, ममता बनर्जी उनके साथ रह लेती हैं, तो सब लोग होते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनको लगा कि वाजपेयी उस सरकार को चला सकते, उस जगह गठबंधन को चला सकते। उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में चेयरमैन होते थे, चंद्रबाबू नायडू, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आ जाते। तो आप कितनी ताकत हैं, उससे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। इसमें कोई प्रधानमंत्री के साथ हैं कि नहीं है। आज तेजस्वी है, तेजस्वी की उम्र तो ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी एक ताकत है, तो लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश की उम्र राहुल जी के बराबर है, लेकिन अखिलेश नेता हैं, ममता बनर्जी वहाँ पर नेता हैं। तो जितनी ताकत आप करें। अभी प्रमोद जी, आचार्य जी ने एक बात कही इंटरेस्टिंग कि राहुल गांधी हिंदू बनने और होने में फ़र्क होता है। तो मुझे याद आती है बात कि जब वो कर्नाटक के चुनाव में जनेऊ पहनकर गए थे हिंदू बनने के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। उससे उलट मैं सोचता हूँ कि वाजपेयी जी ने एक बार लिखा कि मैं जनेऊ पहनता था, और जब संघ में आया तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई इससे थोड़ा सा विभेद लगता है, तो मैंने जनेऊ छोड़ दी। वाजपेयी जनेऊ छोड़कर भी हिंदू और ब्राह्मण बने रहते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनकर भी नहीं हिंदू हो पाते। तो क्या मतलब ये कंट्रास्ट में आपको बता रहा हूं, जी की बात से इस पर याद आया। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सोनिया गांधी ने पार्टी हैंडओवर कर दी है उनको, जी बिल्कुल, पूरी तरीके से कर दी। तो राहुल गांधी को क्या करना होगा? मतलब सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया उन्होंने। ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता क्या क्या ट्राई किया। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, सब कुछ ट्राई करके देखे ना, कर ही तो नहीं रहे हैं। असली बात है सबको साथ लेकर। आप सोच लो ना, एलओपी होने के बाद इस पूरे सेशन में क्या एलओपी के तौर पे उन्होंने कोई भूमिका निभाई है? बता दीजिए आप। और यदि आप ये कह रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूँ कि सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया, तो हर्ष जी कुछ बता सकते हैं क्या गलती हुई है? उन्होंने वो भाषण तो दिया, एलओपी तो फिर भी ठीक है सर, पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे ना, एलओपी तो फिर भी ठीक है। ये ट्राई किया, पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे, आपने क्या कर लिया? पार्टी के अध्यक्ष तो पार्टी ने बना दिया ना, अध्यक्ष बन के उन्होंने क्या ट्राई किया वो कह रहे हैं। एलओपी में तो फिर भी ठीक है कि आपको 45 सीटें आएगी तो आप बन ही जाओगे। पार्टी के तो अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपको सौंप दी थी, क्या पार्टी का बंटाढार बिठाया आपने उसके बाद लोकसभा में, विधानसभा चुनाव के अंदर? आपने कौन से, आप राहुल गांधी का अगर 2 दशक की राजनीति देखोगे तो एक भी उदाहरण बता दीजिए कि राहुल गांधी ने इस राज्य के अंदर कायाकल्प कर दिया जहां कांग्रेस कमजोर थी, जहां बहुत अच्छी थी वहां कांग्रेस और खत्म हो गई। कोई बड़े नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो दूसरे दल के थे राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के साथ जुड़ गए? कोई बड़ा राहुल गांधी के 2 दशक की राजनीति में, 20 साल की राजनीति में राहुल गांधी ने क्या अचीव किया? रीइन्वेंट सिर्फ सांसद बनने के लिए अब आप बोल रहे हैं क्या करें, रीइन्वेंट करके क्या करना चाहिए? अब टी-शर्ट तो पहनने लग गए वो। नहीं, टी-शर्ट ठीक है, लेकिन सबके साथ, जब तक सबके साथ नहीं बैठेंगे, सबकी बात नहीं सुनेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो राजनीति सबको साथ लेकर चलने की कला है। अजीब तरीके से मुस्कुराए इस बात पर, ये पता नहीं क्यों। आज जो लोकसभा की स्थिति दिखाई देती है, जो लोकसभा के नतीजे आए, उसमें तो विपक्ष को और हाइपर होना चाहिए था। 240 नरेंद्र मोदी के, 233 शायद इंडिया अलायंस के नंबर थे। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे साथियों को साथ लेकर के चल रहे हैं इतनी मजबूती से, जैसे ये 350-400 वाले हों। और विपक्ष ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको 250 के करीब नंबर नहीं आए हों। वो राहुल गांधी की पार्टी की जो परिस्थिति थी पिछले चुनाव से पहले 52 नंबर वाली, वहां कहीं वो हो। और इसके पीछे वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी में इतना आत्मविश्वास कैसे बाकी है जब उनके पास उतने नंबर मौजूद नहीं है। लोग कहते थे कि ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मन जाने कब पलट जाए, ये सरकार तो चल ही नहीं सकती। होते होते लगभग 1 साल होने को आ गया ना पूरा, और वो सारे बड़े काम नरेंद्र मोदी इस दरमियान करते जा रहे हैं जिनका उन्होंने वादा किया था। कहीं से महसूस नहीं होता कि इनको कहीं कोई कमजोरी है या इनको ये अगर ये सोचा है इसको पास कैसे कराएंगे। अब कल एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी थे, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, विशाखापट्टनम का प्रोग्राम था, आंध्र प्रदेश का। चंद्रबाबू नायडू साथ में हैं, उनके इसी खुली जीप में, वाहन में साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ चल रहे हैं पवन कल्याण। अब ये तस्वीर, सारी पावर इक्वेशन जो है वो इस तस्वीर के अंदर छिपी हुई है। हमारे साथी जो है आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता हैं तीनों, लेकिन लग क्या रहा है, एक लीडर है नरेंद्र मोदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है चंद्रबाबू नायडू को इस वक्त तस्वीर में उनकी साइड में खड़े होने में। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए अभी हम लोग जब राहुल गांधी के संदर्भ में ये सब चर्चा कर रहे थे तो विजय जी ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं किसी से। मतलब मैं आपका सम्मान करूं, ये मैं आपसे मतलब जबरदस्ती कर सकता हूं क्या? अर्न करना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में सब कुछ हासिल किया है। अपनी पार्टी में स्वीकार्यता, पहले अपने राज्य में स्वीकार्यता, फिर अपनी पार्टी में स्वीकार्यता, फिर प्रधानमंत्री पद के तौर पर स्वीकार्यता, और लंबे समय तक तो जो जिसको हम लुटियन गैंग कह लें, खान मार्केट गैंग कह लें, दिल्ली क्लब कह लें, या जो भी कह लें, वो वाला वर्ग तब भी नहीं मानता था। और फिर उसके बाद जब एनडीए में स्वीकार्यता की बात अगर आप देखें तो कितना बड़ा डेंट लगाने की कोशिश हुई। एक समय में अचानक उनके 3 सबसे पुराने पार्टनर भाग गए, भाई शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, नीतीश कुमार और शिवसेना। उसके बावजूद जब अब यहां ये दिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी पोजीशन को बड़े सलीके से, स्ट्रांग तरीके से एकदम वहां फिट कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू को अब पता है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एरा चल रहा है। उस एरा में अगर आपको, जिसको कहते हैं कि रेलेवेंट फिनोमिना के तौर पर रहना है, तो वहां रहना ये आपको बड़ा बनाता है, यहां रहना छोटा नहीं बनाता। पवन कल्याण अपनी एक नई भूमिका देख रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो ये आदमी निकलकर और आगे हमको लेके जा सकता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी की भूमिका है, ये स्वीकार्य पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री के तौर पर, जो एनडीए के पार्टनर हैं उनके तौर पर, और इसमें एक जोड़ते हुए चलते हैं जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पर ये पावर इक्वेशन में है। इस वजह से भी भारत के नेताओं को लगता है, और ये मतलब वैसे तुलना हो जाती है, लेकिन जैसे नेहरू जी को लोग देखते थे तो ठीक उसी तरह से, और नेहरू जी का तो क्या था कि सब कुछ गांधी जी का साथ था, स्वतंत्रता आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी थी, यहां तो सब कुछ इनको अर्न करके लाना। ठीक, लेकिन फिर भी ये तस्वीर थोड़ी सी मुझे जो है मतलब दिलचस्प इसलिए लग रही है, भाई यहां ऐसे रोचक दिख रही है। ऐसे पोज में नरेंद्र मोदी बीच में हो, चलती गाड़ी में आदित्यनाथ होते, योगी आदित्यनाथ होते, कोई और बीजेपी अमित शाह होते, नड्डा जी होते, समझ में आता है। उसी पोज में है इसमें चंद्रबाबू नायडू। ये इंटरेस्टिंग है इस तस्वीर में, और वो कह क्या रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए, और वो नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए, जिनके बारे में लोग कहते हैं कब पलट जाए पता नहीं। सुन लें। राइट टाइम, राइट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, दैट इज यू, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंडिया। I am not praising you. Every citizen of this country has to understand. Brand of India is very strong. Wherever you go, Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India. ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम करना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए जान अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं। भाई गजब बयान है दोनों, चंद्रबाबू नायडू के भी और नीतीश। चंद्रबाबू नायडू तो मतलब मैंने तो इस अंदाज में कभी देखा ही नहीं उनको, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। मोदी इज अ ग्लोबल लीडर, और अलग अलग पिच में बोला उन्होंने ये बात। वो दोनों वो लीडर है जो एनडीए छोड़कर गए थे, वो दोनों वापस लौट गए। चंद्रबाबू नायडू भी छोड़कर गए थे, वापस लौट के उन्हें जब लगा कि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिना भारतीय जनता पार्टी के उनकी राजनीति आंध्र प्रदेश में भी नहीं होने वाली है। नीतीश कुमार को लगा, नीतीश कुमार लौट कर आए। और सिर्फ वो नहीं है, जो उनके पुराने साथी छोड़ के गए वो भी अब वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो संदेश भेज ही रहे कि कैसे महाराष्ट्र के बीएमसी में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अकाली दल का क्या हश्र हो गया है। अब अकाली दल खुद कोशिश कर रहा है कि कैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर जुड़कर जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करे। तो एनडीए के अंदर ऐसा कौन सा दल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया? भाषा या रिझाने की कोशिश वो करता है जिसको जरूरत होती है। जरूरत या मजबूरी बीजेपी की है, उनको साथ चाहिए, गरज उनकी है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। और वो खुद अभी इतनी जबरदस्त जीत लेकर के हासिल करके आए। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं,
अभी तमिलनाडु में आप देखिए AIADMK के पलानीस्वामी का बयान आ गया कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का हमारा गठबंधन होने की संभावना बनती है तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर तमिलनाडु में DMK के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का साथ AIADMK गठबंधन करने के लिए अगर विचार करने का बयान अगर आ रहा है और अन्नामलाई कह रहे हैं कि यह बयान स्वागत योग्य है भविष्य की दृष्टि से, तो यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर भारत के अंदर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। जिस दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अछूत माना जाता था, आज वहां के बड़े स्थापित दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू साथ में आए। इसके पहले आप देखिए जगन मोहन रेड्डी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए नवीन पटनायक एनडीए का हिस्सा नहीं थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो बोलते थे रैली पे कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जो काम है 2014 के बाद, अब इन क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है कि उन्हें पता है कि भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, देश की राजनीति में रहना है तो प्रधानमंत्री मोदी को साथ लेकर चलना होगा। पूरा गठबंधन का दौर देखा है, मतलब ये इक्वेशन तो नहीं मुझे याद कभी किसी ने, बिल्कुल नहीं है, बल्कि गठबंधन में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो वही वाली बात वहीं से शुरू होती है कि भाई यू हैव टू अर्न ना, कि आपने वो अर्न किया वो रेस्पेक्ट। और फिर अभी जैसे चर्चा हुई नेहरू जी की, नेहरू और मोदी में एक बड़ा फर्क अडवाणी जी ने जो किया उसको देखना चाहिए। उनके अडवाणी जी के बयान में कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन इंडियन पॉलिटिक्स। करेक्ट है ना, इतनी आलोचना किसी की इतनी आलोचना शायद मुझे भी इतने 30 साल 35 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी नेता की हुई हो। उसके बाद आज सबके सब लोग उनके साथ रहने के लिए तैयार हों, खड़े हों, तो ये एक बड़ी ताकत है ना, ये अर्न की जाती है। और वो अर्न कब होती है? जब आप ताकतवर लगते हैं। आपने बहुत ठीक से सवाल किया कि भाई आज जरूरत तो बीजेपी को हो सकती है चंद्रबाबू नायडू की, जिसके लिए हम लोग रोज मजाक उड़ाते रहे कि भाई बैसाखी पर चल रही है सरकार, तो बैसाखियाँ की कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि बैसाखी को चाहिए कि भाई ये आदमी नहीं होगा तो गिर नहीं जाएंगे, खड़ी कैसे होंगी? हाँ, खड़ी कैसे होंगी। और चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों ही बहुत ट्रिकी और सीजन पॉलिटिशियन है, उनको आप ऐसे छोटा मत मानिए, उन पर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। और दोनों लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा, ठीक है, एक मतलब बीजेपी की बात मत करिए, दोनों का कारण नरेंद्र मोदी रहे। और उसके बाद आज वो दोनों साथ हैं। बल्कि नीतीश जी के लिए तो मैं कहता हूं कि आप कुछ सार्वजनिक तौर पे ऐसी कोशिश कीजिए कि भाई अब सब लोग हम सब लोगों ने मान लिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, रोज रोज कहने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई जैकेट लिखवा लें वैसा है। और चंद्रबाबू ने भी किया है, तो वो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरह की ताकत है। देखो, इसको एक और बात समझने की कि कोई बड़ा नेता और सम्माननीय कब होता है? जब वो अपने से कमजोर लोगों को भी बराबर का सम्मान देता हो, ताकत देता हो। मुझे वो याद आ रही है बात, जब ये आंध्र प्रदेश में थे तो मोदी जी ने एक लाइन बोली, जो पवन कल्याण के साथ वो खड़े हुए थे, उनका ये पवन कल्याण जो है ये पवन नहीं आंधी है। तो वो जो एक आप जिस तरह से किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, कद देते हैं, यहाँ तो आप बिस्किट खिलाते रहते हैं किसी को अपने साथी के सामने, तो रेस्पेक्ट भी देना जो है ना, उससे आप अपने आप उसको जोड़ने तक बात है। वो रेफरेंस, मुझे रेफरेंस में कोई बात याद, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, रेफरेंस में कोई ना कोई बात याद आ जाती है। तो इसलिए उसको भी एक पॉलिटिक्स आप आज आर्ट के है, आप बिल्कुल सही, आप आज की ऑपोजिशन की किसी दौर के साथ तुलना करना चाहेंगे? कब ऐसा ऑपोजिशन इतना फ्रैक्चर्ड रहा हो? नहीं, इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद इतना फ्रैक्चर रहा हो ऐसा मुझे कभी याद नहीं। इस तरह का कभी नहीं रहा, मतलब विपक्ष तो रहता है। 79 में टूटा, जब 77 में सरकार बनी जनता दल की, तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद तुरंत 2 साल के अंदर सब नहीं, सरकार में जब थे वो तो सरकार थी ना, विपक्ष के तौर पर वो तो, अरे इमरजेंसी को तो आप याद कीजिए, इमरजेंसी में तो विचारधारा जब बार बार हम गठबंधन, इसलिए मैं 77 का जिक्र करता हूँ, उसमें तो जितने लोग थे वो मजबूत विचारधारा वाले लोग थे, अपनी अपनी विचारधारा पर, और सब विचारधाराएं अलग थी। हर वक्त की ऑपोजिशन ने कोशिश की है कि अपने सारे अंतर विरोध भुलाकर कैसे भी इसको नीचे गिरा, चाहे वो इंदिरा गांधी का वक्त रहा हो, चाहे वो राजीव गांधी का वक्त रहा हो, या तमाम, या वाजपेयी का वक्त रहा हो। ठीक है, और जब मौका मिले तो जुड़ जाओ सरकार बनाने के लिए। 1996 में जब सरकार गिरी वाजपेयी की, तो उस समय सब लोगों ने यही कोशिश की ना कि इनको नहीं रहने देना है। 13 दिन में वो सरकार गिर गई, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा यहाँ पर। अभी यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा लड़ाई के लिए आपको दुश्मन तय करना होता है। जैसे किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली में बड़ा स्टेशन है नई दिल्ली, वहाँ पे तब सब ट्रेन खड़ी हुई हैं, राजधानी भी है, वंदे भारत भी है, तमाम खड़ी हैं, लेकिन आप राजधानी सबसे अच्छी ट्रेन है, आप उसमें बैठ जाएंगे क्या? आपको पहले तय करना कि किस स्टेशन पहुँचना है। जब स्टेशन तय होता है ना, तब आप ट्रेन तय करते हो। त्रिपाठी जी, सर
जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आप लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ तो किसी का किसी से कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। मतलब ये गठजोड़ तो कितना अच्छा था ना। हाँ। सब एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते, सब कहते कि भाई साहब आपसे अच्छा कोई नहीं है, और सब बढ़िया से करते रहते। लेकिन चूंकि जो धुरी है उसमें खामी है, धुरी की समस्या है, उस धुरी की वजह से पहिया डगमगाने लगता है। कोई मजबूत नेता चाहिए ना। आप 67 के उदाहरण, 77 के उदाहरण और बाद के जो 90s के उदाहरण है वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि उस वक्त जो नेता थे वो सब कद वाले नेता थे। ठीक है, इंदिरा जी के विपक्ष में जो थे, नहीं इंदिरा जी के विपक्ष में थे, तो सारे जो विपक्षी नेता थे सब बड़े बड़े कद के नेता थे। नहीं, लेकिन वो तो मजबूत विचारधारा वाले लोग थे ना। मैं इसलिए कंट्रास्ट बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल वो थे, स्ट्रॉन्ग लीडर थे। उसके बाद भी उनके ऊपर आप चाहे जो सवाल खड़ा करें, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं। असली मुश्किल वहां है, इसलिए ये सारा संकट खड़ा हो रहा है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो झगड़ा झंझट तो नेता हैं वो करते ही रहेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस को बैठ के जरा सोचना चाहिए कि आखिर क्या सचमुच वो इसी तरह से चलाना चाहती है। और जो कांग्रेसी है, अक्सर आप हंसी मजाक में किसी क्लब में और कहेंगे तो कहेंगे अरे कितना दिन मोदी रहेंगे 29 के बाद, तो वो इसके लिए भी तैयार बैठे। अच्छा, कांग्रेसियों को कोई ऐसी समस्या भी नहीं, बीच बीच में कुछ राज्यों में सरकार आ जाती है। अब तो दो बड़े, बेंगलुरु और हैदराबाद दो बड़े केंद्र हैं, तो सबका काम धंधा चल रहा है। आजकल आप पता कर लीजिए, पहले कांग्रेसी नेता क्या था कि रायपुर बड़ा टिकट कराते थे। अच्छा, ओ रायपुर खूब जाते थे लोग। आप पता कर कांग्रेस के नेताओं का फ्लाइट का डिटेल निकलवाइए। और अब क्या है, अब आप देखिए तो उनका छोटा बड़ा नेता, पता चला किसी राज्य का नेता, वो कहे बेंगलुरु जा रहे हैं, कहे क्या है भैया कुछ काम है, ऐसे ही हैदराबाद चला जाता है। उसका आईटी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी 4 आईटी वाली कंपनियों को बैठा के दिल्ली में चला जा रहा है। लेकिन 2 केजरीवाल, 3 स्टेट हैं कांग्रेस के पास, तो 2 केजरीवाल के पास भी हैं। केजरीवाल के बराबर, लगभग बराबर ले आए ना। केजरीवाल की ऐसी कोई स्टेट नहीं है। दिल्ली एनसीआर आईटीआर फाइलिंग के मामले में ऊपर चला गया है, लेकिन फॉर्च्यून 500 कंपनियां गुरुग्राम में, वहां वो रहती हैं। मैं पॉलिटिकल सेंस में बात कर रहा हूं। आप दोनों जहां ले जा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों एक साथ चलते हैं। तो सांसद भी तो कांग्रेस के पास, ये भी तो है ना। ठीक है, ये सही है कि एक पूर्ण राज्य मिल गया, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, तो वो कांग्रेस के लिए थ्रेट है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बहुत दूर हैं कांग्रेस पार्टी से, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय जो गठबंधन है विपक्ष का, जो भी है, यदि आप इस पर सवाल मत कीजिएगा, जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली कोई बहुत कंट्रास्ट में नहीं है, सब एक प्लेटफॉर्म के हैं जिस पर हम विचारधारा की चर्चा करें। अगर एक पार्टी बना लें तो कोई बुरा नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब प्लेटफॉर्म, आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म तो एक ही है कमोबेश। मतलब यदि उसको आप देखें तो सेक्युलर प्लेटफॉर्म, माइनॉरिटी के साथ वाला, जो भी कहें वो प्लेटफॉर्म एक है। जबकि हम लोग बार बार बात करते हैं कि नहीं विचारधाराओं का फर्क होगा, विचारधारा के फर्क वाले तो मजबूत गठबंधन रहे, यहाँ विचारधारा सबकी एक है मोटे तौर पर। कोई ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई विरोध उसमें नहीं है। उसके बाद भी हो रहा है, तो वो जो धुरी की बात कर रहे हैं हर्ष जी, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में है। और उसके बिना तो सब चीजें जुड़ती नहीं है ना। न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आप साइंस को देखते हो। केंद्र में एक तो कोई मजबूत होना चाहिए ना भाई। कांग्रेस जब मजबूत रहेगी तभी तो विपक्षी दल उसके इर्द गिर्द घूम सकता है। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, विपक्ष की पार्टियां ही उसको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, और ये मान रही है कि कांग्रेस हमारे पर बोझ है, तो कैसे विपक्ष मोदी को चुनौती दे पाएगा? 2:30-3 बजने वाले हैं, कल 1 बजे में घंटे बचे 22, तो 22 घंटे आप लोग, आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी को क्या कर लेना चाहिए, अब क्या करें, कांग्रेस पार्टी क्या करे। तो कल 1 बजे फिर हम बैठते हैं, इस बात पर तय करते हैं कुछ। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कांग्रेस भी बैठे, हम लोग तो कल फिर बैठे। ठीक है, बहुत खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी बहुत धन्यवाद, समीर जी बहुत शुक्रिया आपका।